ये मुझे कल क्यों लगा, कल मैं जब क्लास से गया तो मुझे एक ऐसा बच्चा मिला जो हमारे ऑफिस में काम करता, बहुत नजदीक है, और वो बहुत ही बिलबिलाया हुआ था, बहुत नाराज था। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, क्यों नाराज हो? बोला मेरा खून खौल रहा है। मैंने ठीक है भाई, जैसी घटना हुई है खून तो खौलना लाजमी है, किसी का भी खोलना चाहिए, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है? बोला मेरा मन कर रहा है कि आग लगा दूं। मैंने ठीक है, गुस्सा आना स्वाभाविक है। बोला आज मैं कहीं से आ रहा था, रास्ते में मेरे पड़ोस में, जब मैं बस में था कहीं, मेरे साथ में एक मुस्लिम व्यक्ति बैठा हुआ था। एक सेकंड को मुझे लगा कि हमला कर दो उसके ऊपर, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। और पर मैं बहुत बदहवासी की हालत में, मैं समझ नहीं पा रहा क्या करूं, क्योंकि मैं झेल नहीं पा रहा हूं कि ये क्या हुआ है। चुन चुन के हिंदुओं को मारा गया है, कैसे स्वीकार करूं? अब ये मनहसती ऐसा नहीं कि उसी की है, बहुत लोगों की है, आपके परिवारों में बहुत लोगों की होगी, आप में से भी कुछ की होगी जो यहाँ पे शायद कह नहीं रहे होंगे, लेकिन मन में तो सब बातें आती होंगी। ऐसे माहौल में एक सिविल सेवक की जिम्मेदारी क्या बनती है, हमें ये समझना है। और आप जब कल को निबंध लिखें, इंटरव्यू में जाएं, बात करें, वहां पर आपका नजरिया कैसा दिखना चाहिए, ये भी तो महत्वपूर्ण बात है, गौण बात होगा। सबसे पहली बात जो अब एथिक्स में एक टॉपिक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, उसमें पढ़ेंगे। जब भी कोई आपको उकसा रहा हो, नंबर 1, उकसावे में नहीं आना है, इमोशंस में बह के फैसला नहीं करना है। कोई भी ऐसा फैसला जिसके दूरगामी परिणाम है, वो इमोशन से बह के नहीं करना है, थोड़ा सा वहां से हट के, न्यूट्रल होके, सोच के, समझ के फिर करना है। तो जब जब मन में ऐसा भाव किसी के आए, एक बार थोड़ा सा वहां से खुद को हटाना और गहराई में सोचना। सोचते कैसे हैं? जब आप क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, उनका क्या पर्पस था, कहीं मैं उनका पर्पस पूरा तो नहीं कर रहा, मुझे क्या करना चाहिए। जब आप इस तरह से चीजों को ब्रेक करके सोचते हैं तो आप एक अच्छे लेखक भी बनेंगे, एक अच्छे इंटरव्यू के उम्मीदवार भी बनेंगे, एक अच्छे सिविल सर्वेंट और अच्छे नागरिक भी बन जाएंगे। तो उसको मैंने कल थोड़ा संक्षेप में समझाया, तो मुझे उस समय लगा कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कम से कम क्लास में आप लोगों से भी बात करूं और आप लोग अपने अपने परिवार के लोगों से बात करें। जब माहौल बहुत खराब हो तो अपने हिस्से का माहौल ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति तक तो हम नहीं पहुंच सकते, पर जहां तक पहुंच सकते वहां तक कम से कम माहौल को ठीक करना, समझना, समझाना बहुत जरूरी चीज है। जब भी ऐसा हो तो पहले सोच के देखिए कि कौन है जिसने ये किया होगा। और समझदारी का मूल लक्षण पता है क्या है? आप चीजों को अलग कर पाते हैं, चीजों को मिला के एक नहीं करते हैं। जो चीजें अलग अलग हैं उनको अलग अलग करके देख पाने की क्षमता आपके अंदर है। ये किसने किया होगा, कौन होगा? और इसका सबसे सिंपल तरीका समझने का क्या होता है? जिसको इससे फायदा होगा उसने किया होगा। अभी एक पर्सपेक्टिव ये चल रहा है कि पाकिस्तान ने किया है, कुछ लोग ये पर्सपेक्टिव बना रहे हैं कि सारे मुसलमानों ने मिलकर ऐसा किया है, मुसलमान लोग चाहते हैं कि हिंदुओं को मार दिया जाए। और जो इमोशनल लोग हैं बहुत ज्यादा, उनको भड़काना सबसे आसान काम दुनिया में होता है। अगर हम दो ऑप्शन लेके चले, एक लेके चले कश्मीर के मुसलमान, एक लेके चले पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान को एक कह रहा हूं, पाकिस्तान भी एक नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी अलग है, पाकिस्तान की सरकार अलग है, पाकिस्तान की जनता अलग है। कश्मीर के मुसलमानों को ऐसा करने से क्या फायदा होगा? फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। इतने सालों की दहशतगर्दी के बाद 1980 के दशक के अंत में जो माहौल बिगड़ा, तब से बिगड़ा ही हुआ था। 2019 के बाद जब 370 को एब्रोगेट किया गया, तब भी कहा गया कि माहौल बिगड़ेगा, पर माहौल लगभग स्थिर रहा, संभल गया। कई साल तक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शासन चला केंद्र के माध्यम से। अब वहां इलेक्शंस भी हो गए, जनता की डिमांड पता नहीं थी, यानी क्योंकि कई वहां के लोगों ने ये भी कहा कि हमें तो ऐसे ठीक लग रहा था, बिना बात के इलेक्शन करवा दिया आपने। पर ठीक है, जनता का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इलेक्शन हो गया। उसके बाद अगर आप डेटा देखें, और एक सिविल सर्वेंट की पहली पहचान है कि वो डेटा देख के बात करता है, हवाई बात नहीं करता है।
पिछले 2 सालों में जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट जो गए उनकी संख्या 22 लाख से 25 लाख थी और पिछले साल 2.5 करोड़ की संख्या थी। 10 टाइम्स बढ़ोतरी हुई वहां के पर्यटन में और वहां का मुख्य उद्योग तो वही है, पर्यटन ही, टूरिज्म है। इस साल भी उम्मीद थी कि पर्यटन बहुत बढ़ेगा। गर्मी थोड़ी पहले आ गई। गर्मी पहले आने का मतलब वहां का टूरिज्म बढ़ेगा, क्योंकि अप्रैल में ही जो इलाका आमतौर पर मई जून में आबाद होता था वो अप्रैल से ही आबाद होना शुरू हो गया, क्योंकि गर्मी ज्यादा हो गई, लोग जाने लग गए। वहां का टूरिज्म बढ़ने से क्या हो रहा है, वहां के लोग खुशहाल है। और ये इमोशनल हो के ये कहना कि हमारी जमीन है, भारत छोड़ दो, भारत वाले चले जाओ, वो 2 दिन की बात अलग है। पर जिस देश से आपको रोज रोजी रोटी मिल रही हो, आप चाहेंगे कि उस देश के साथ आपका संबंध अच्छा रहे। कोई भी चाहेगा। एक पेट भरा रहेगा तो आप सब बातें कर सकते हैं, पेट ही खाली होगा तो क्या बात करेंगे। और ऐसी रिपोर्ट्स में 3-4 दिन से पढ़ रहा हूं कि जो बेरोजगार युवक वहां पर पाकिस्तान के आतंकवादियों को बॉर्डर क्रॉस करवा के कश्मीर के अंदर लेके आते थे, उनमें से एक भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन सबको रोजगार मिल गया। उनको उस काम के लिए मिलता था 5,000 रुपए, आजकल वो हर महीने 40-50 हजार रुपए कमा रहे हैं केवल टूरिज्म की वजह से। जितने होटल थे सब भर जाते, अब क्या करें, लौटाएं कैसे। तो वहां के लोगों ने अपने घरों में एक एक कमरा निकाल दिया टूरिज्म के लिए, गांवों तक में निकाल दिया कि सस्ते में हो जाएगा, थोड़ा दूर जाके रहेंगे गांव में, घर के अंदर लोग रखते हैं कि टूरिज्म का डेवलपमेंट होता रहे। और जिस चीज से पूरे राज्य की इकोनॉमी चल रही है, कोई अपने पेट पे लात क्यों मारे। इस बात से दिक्कत किसको हो सकती है, कश्मीरी मुसलमानों को दिक्कत है नहीं। ये हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग किसी के बहकावे में आए होंगे, ये हो सकता है, क्योंकि लोकल सपोर्ट के बिना इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता है, ये बात भी सही। लेकिन जनरली वहां का समुदाय क्यों चाहेगा कि 2.5 करोड़ टूरिस्ट जो आ रहे हैं, इस बार उम्मीद 3 करोड़ की वो कर रहे हैं। अब तो पिछले 2 दिन से जो हालत है वहां पर कि जो पहलगाम स्विट्जरलैंड था वो बन गया घोस्ट सिटी जैसा, पूरे शहर में को नजर नहीं आ रहा। ये कौन चाहेगा। तो मेरी पहली बात है, समझने का तरीका यह कि कश्मीर का सामान्य मुसलमान, 2-4 अपवादों की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो लोकल सपोर्ट कर रहे होंगे, सामान्य मुसलमान ये नहीं चाहता होगा, क्योंकि उसका तो रोजगार बढ़ रहा है, आय बढ़ रही है, वैसे क्यों चाहेगा। तो कौन चाह सकता है। इतना दुरुस्त हमला है, इतनी तैयारी के साथ हमला है, कोई रैंडम व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति रैंडमली जाए मार दे। भाई जिनके सिर पे कैमरे लगे हुए हैं और जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं ऑन द स्पॉट और भेज रहे हैं अपने आकाओं को, और जो इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी बंदूकें आराम से संभाल पा रहे हैं, जो किसी से पूछ रहे हैं तुम्हारा धर्म कौन सा, हिंदू, सीधे मार दिए सिर पे। इतने ठंडे खून के साथ किलिंग करना मजाक नहीं होता है। कभी आप आईपीएस बनेंगे, पहली बार किसी को मारना पड़ गया ना, कई दिन नींद नहीं आती उसके बाद। जो इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डर करता है, इसका मतलब वेल ट्रेन्ड व्यक्ति है, उसको ट्रेनिंग कहां से मिली होगी। तो ट्रेनिंग कौन देगा, सीधी सी बात है, पाकिस्तान से मिली होगी। ये मान के चलेंगे। पाकिस्तान को क्या दिक्कत है, पाकिस्तान की जनता को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। जनता में कुछ मूर्ख हर देश में होते हैं, हमारे देश में भी, उनके देश में भी है, जो बिना बात के बिलबिलाते रहते हैं, भारत को बर्बाद कर दो, यहां भी पाकिस्तान बर्बाद कर दो, पाकिस्तान को खत्म कर दो। अरे खत्म करके वो लोग कहां जाएंगे, कहीं तो रहेंगे ना भाई। यहां आ गए तो तबाह हो जाओगे आप, अच्छा वहां पर है, लेकिन खत्म कर दो। ऐसे क्यों खत्म कर, वो रहते हैं ठीक है, रहे बस, हमें परेशान ना करें, हमें क्या दिक्कत है इस चीज से। क्या पाकिस्तान की सरकार को दिक्कत है, हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से फिलहाल जिसको दिक्कत है वो वहां की आर्मी है। और आर्मी को क्यों दिक्कत है, सिंपल है, समझिए क्यों दिक्कत है। आप तो आईआरबी पढ़ेंगे, सिक्योरिटी पढ़ेंगे, ये सब आपके पाठ्यक्रम की चीजें, क्यों दिक्कत है। एक तो पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट की स्थिति में जा चुका है, कटोरा लेके दुनिया भर में भीख मांगता है, पैसे नहीं। जहां आटा 600 रुपए किलो हो चुका हो और हालत खराब होती जा रही हो, आम पाकिस्तानी के पास खाने पीने के पैसे नहीं है। और जब खाने पीने के पैसे ना हो तो उस देश में गृह युद्ध भड़कना बहुत आसान होता है। सिविल वॉर न भड़के तो लोगों को इमोशनली फूल बनाना बहुत जरूरी होता है। तो जब जब किसी देश में जनता परेशान होती है, शासकों की कोशिश होती है कि किसी मामले में उलझा दो, और जब भी युद्ध का मौसम बने,
हो सकता है कि किसी देश में इलेक्शन होने वाले, एक शायर ने बड़ी खूब पंक्ति कही है, सुनिए आपने पंक्ति वो वाली। उन्होंने कहा, सरहदों पर तनाव है, पता करो क्या देश में चुनाव है। क्योंकि लोगों को इमोशनल बना देंगे, चुनाव होगा, उसका फायदा मिल जाएगा। इस समय पाकिस्तान की सरकार क्राइसिस में है, तो पाकिस्तान की सरकार को चुनाव हो या ना हो, जनता का ध्यान भटकाने की जरूरत है, इसलिए वैसा कर सकते हैं। फिर कुछ दिन पहले वहां पर एक घटना हुई बलूचिस्तान को लेकर। पाकिस्तान पेट से है, बलूचिस्तान कभी भी हो सकता है। बधाई हो, बलूचिस्तान हुआ है। ये खबर बात ताली बजाने के लिए, रियल सिचुएशन ऐसी वहां पर इस समय चल रही है। 2-3 बच्चे होने की उम्मीद है। इधर 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 सिंध ओवरड्यू है, कभी भी खबर आ सकती है। तो लेकिन ये खबर जल्दी आने वाली है। ये प्रीमैच्योर बेबी है, थोड़ा जल्दी 7-7.5 महीने में लगता है कि ऐसा होता है कभी कभी, प्रकृति के अपने उसूल होते हैं। अब उनको लग रहा है कि सोचो किसी देश के अंदर ट्रेन हाईजैक हो गई। भाई फ्लाइट फिर भी समझ में आता है, ये फ्लाइट में 2 लोग चढ़े लेके चले गए, ट्रेन तो जमीन पे है, इतनी लंबी ट्रेन हाईजैक हो गई। कितने लोगों को मार दिया, सेना कितने लोगों को मार दिया। पूरी दुनिया भर में थू थू हो रही है कि आपसे अपने देश में ट्रेन नहीं संभल रही है। आपके देश का एक बहुत बड़ा प्रांत इतना नाराज है कि आपके देश की ट्रेन पे कब्जा कर लेता है। उनको बलूचिस्तान के मामले को दबाना है, शांत करना है। वो शांत करने का तरीका क्या है, कुछ और भड़का दो मामला, उससे लोगों का दिमाग वहां से हट जाता है। तो एक तो गरीबी, ऊपर से बलूचिस्तान, और तीसरा एक शख्स वहां बहुत परेशान है, उसका नाम है असीम मुनीर। वो वहां के सेनाध्यक्ष है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अगर उनकी बैकग्राउंड थोड़ी सी आपको पता हो, भारत से गए थे जब, मतलब भारत और पाकिस्तान बटे थे, उस समय भारत से उनका परिवार गया था पंजाब से। पंजाब के मुसलमान जो होते हैं, पंजाबी मुसलमान उस बैकग्राउंड से हैं। इमरान खान के दौर में उनके नजदीकी थे, आईएसआई के चीफ बनाए गए थे। आईएसआई का बेसिक काम है भारत को परेशान करना, उसके चीफ थे। फिर इन्होंने कुछ ऐसी